न्याय में देरी न्याय से इनकार है। विलियम ग्लैडस्टोन की ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सटीक है। आज हम संविधान सभा की बहसों के पन्नों से एक ऐसा भाषण निकालने वाले हैं जिस पर अक्सर धूल जमी रह जाती है। हाल ही में द प्रिंट के एक लेख ने इस पर फिर से रोशनी डाली है। ये भाषण एक आदिवासी प्रतिनिधि ने दिया था और ये एक पहेली की तरह है। एक तरफ इसमें भारत की एकता की जबरदस्त हिमायत है, तो दूसरी तरफ हजारों साल का गुस्सा और दर्द भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये उस वक्त की आवाज है जब भारत अपनी किस्मत लिख रहा था। इसमें मांगे तो हैं, लेकिन उन मांगों से कहीं ज्यादा जरूरी वो तर्क हैं, वो ऐतिहासिक जख्म हैं और एक ऐसे भारत का सपना है जो जो वाकई में सबका हो। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक खजाना है। हाँ, सही कहा। जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत, जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय और निबंध के लिए इससे बेहतर केस स्टडी मिलना मुश्किल है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये बातें हमें क्या सिखाती हैं। जरूर। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये भाषण आरक्षण को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। मतलब रियायत से अधिकार तक और खैरात से कर्ज की अदायगी तक। चलिए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत ही एक शिकायत से होती है। वक्ता इस बात से नाराज है कि आदिवासी उपसमितियों की रिपोर्ट पर सदन में बहस का मौका तक नहीं दिया गया है। लेकिन फिर वो एक ऐसा दावा करते हैं जो शायद उस कमरे में बैठे हर इंसान को चौंका गया होगा। वो कहते हैं, अगर किसी एक समूह को भारत पर शासन करने का हक है तो वो आदिवासी हैं, वो अव्वल दर्जे के भारतीय हैं और बाकी सब दूसरे, तीसरे या चौथे दर्जे के। ये एक बहुत बड़ा बयान है। पहली बार में सुनने पर ये काफ़ी आक्रामक और शायद अलगाववादी भी लग सकता है। लेकिन यहाँ वक्ता सिर्फ भावना में बहकर ये बात नहीं कह रहे हैं। एक मिनट, मुझे ये समझना है। जब वो कहते हैं कि आदिवासी ही अव्वल दर्जे के भारतीय हैं, तो क्या ये अपने आप में देश की एकता की भावना के खिलाफ नहीं जाता? उस समय तो हर कोई देश को जोड़ने की बात कर रहा था। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर उनके तर्क की गहराई समझ में आती है। वो ये दावा मूल निवासी होने के ऐतिहासिक अधिकार के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर वो इसे ऐतिहासिक अन्याय से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के लिए पिछले 6000 सालों के पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका है। इसी एक लाइन से वो आरक्षण की पूरी बहस को 180 डिग्री घुमा देते हैं। 6000 साल के पापों का प्रायश्चित, ये तो बहुत भारी बात है। बिल्कुल। और यहीं पर क्षतिपूर्ति न्याय यानी रिपैरेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब न्याय सिर्फ भविष्य में बराबरी देने का नाम नहीं है, बल्कि अतीत में हुए नुकसान की भरपाई करना भी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हो तो आप सिर्फ जमीन वापस नहीं मांगते, बल्कि इतने सालों के नुकसान का हर्जाना भी मांगते हैं। वक्ता कह रहे थे कि आदिवासियों से उनकी जमीन, जंगल, संस्कृति छीनी गई और आरक्षण उस हर्जाने की एक छोटी सी किश्त है। और ये यूपीएससी के एथिक्स पेपर यानी जीएस 4 के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। अच्छा, तो उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि प्रतिनिधित्व क्यों एक अधिकार है, कोई मेहरबानी नहीं। लेकिन इस मांग के पीछे का व्यवहारिक तर्क क्या था? वो इसे क्यों इतना जरूरी बता रहे थे? उनका तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं कड़वा था। वो कहते हैं कि आदिवासी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कभी कुछ था ही नहीं जिसे वो छोड़ सकें। ये उन लोगों को जवाब था जो कह रहे थे कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए अलग से अधिकार नहीं मांग रहे हैं। उनका मुख्य तर्क था कि आरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि इन लोगों को उनके जंगली इलाकों से बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके। मजबूर किया जा सके, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब था? ये मजबूर करने का विचार बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि व्यवस्था को खुद आगे बढ़कर ये सुनिश्चित करना होगा कि हाशिए पर पड़े समुदाय मुख्य धारा में आएं। इसे सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय की दया या इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। वो कह रहे थे कि अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि ये लोग खुद ब खुद मुख्य धारा में आ जाएंगे तो सदियां बीत जाएंगी। सिस्टम को उन्हें खींच कर लाना होगा और आरक्षण वो जरिया है जो उन्हें खींच कर लाएगा। और शायद इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए थे जो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे बिहार में 51 लाख आदिवासियों के लिए सिर्फ 7 विधायक थे और मध्य प्रांत में 29 लाख के लिए सिर्फ 1। ये तो प्रतिनिधित्व के नाम पर एक मजाक जैसा लगता है। क्या उस समय सदन में इन आंकड़ों पर कोई प्रतिक्रिया हुई थी? देखिए, उस समय के बहसों से लगता है कि इन बातों को सुना तो गया,
लेकिन इनकी जो चुभन थी ना, वो शायद उतनी महसूस नहीं की गई। और इसीलिए वक्ता ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग नहीं की, बल्कि संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स का स्वागत किया, बस सीटों के आरक्षण की शर्त के साथ। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय पृथक निर्वाचक मंडल एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे देश को बांटने वाला माना जा रहा था। तो एक तरह से वो कह रहे थे कि हम अलग नहीं होना चाहते, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बस ये पक्का कर दो कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। ये राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता थी। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि हम इस देश का हिस्सा हैं, लेकिन हमें बराबरी का हिस्सेदार बनाओ, सिर्फ भीड़ का नहीं। इस ऐतिहासिक अन्याय की जड़ें वो कहाँ देखते हैं? उन्होंने अपने भाषण में इसका कोई जिक्र किया? हाँ, और बहुत दिलचस्प तरीके से। वो उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही एक पुराने भाषण का हवाला देते हैं, जिसमें डॉक्टर प्रसाद ने माना था कि आर्य और आदिवासियों की संस्कृति का आपस में बहुत लेन देन हुआ है। लेकिन वक्ता इसी बात को पकड़कर इतिहास का दूसरा स्याह पहलू दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आर्यों ने आदिवासियों को गंगा के उपजाऊ मैदानों से खदेड़कर जंगलों और पहाड़ों में धकेल दिया। और यहीं पर वो दिकू शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझाते हैं कि दिकू का मतलब सिर्फ बाहर से आने वाला नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है परेशान करने वाला, शोषक। ये एक शब्द उस पूरे रिश्ते को बयां कर देता है जहां बाहरी लोगों ने आदिवासियों की जमीन, जंगल और जिंदगी पर कब्जा किया है। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान और वजूद बचाने की लड़ाई थी, जो आज भी कई जगहों पर जारी है। सोचिए, एक शब्द दिकू में कितनी पीढ़ियों का दर्द, गुस्सा और शोषण छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा इतिहास है। तो इतिहास के इस विश्लेषण के बाद जब वो भविष्य की तरफ देखते हैं तो वो बहुत आशावादी नहीं लगते। बिल्कुल नहीं, वो बहुत यथार्थवादी थे। उनका संदेह दो चीजों पर साफ दिखता है। पहला, जनगणना के आंकड़ों पे वो सीधा आरोप लगाते हैं कि जब से हिंदू महासभा एक उग्र राजनीतिक संगठन बनी है, जनगणना के आंकड़े कभी भी विश्वसनीय या सटीक नहीं रहे हैं। वो गोंड जनजाति का उदाहरण देते हैं, जिन्हें कभी हिंदू गिना जाता है तो कभी आदिवासी, जिससे उनकी असल संख्या हमेशा कम हो जाती है। ये तो कमाल है। मतलब डेटा और राजनीति का जो खेल हम आज देखते हैं, इसकी जड़ें कितनी पुरानी है। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वो राजनीतिक ताकत तय करते हैं। एकदम। और उनका दूसरा संदेह था आरक्षण की 10 साल की समय सीमा पर। वो साफ कहते हैं, मैं इतना साहसी नहीं हूं कि ऐसे चमत्कार में विश्वास करूं कि सिर्फ 10 साल में, मतलब महज 2 चुनावों में, आदिवासी समाज बाकी भारत के बराबर आ जाएगा। वो चाहते थे कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा हो और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जाए। उन्होंने तो एक तरह से भविष्यवाणी ही कर दी थी, और इतिहास ने उन्हें सही साबित किया। आरक्षण की व्यवस्था को बार बार बढ़ाना पड़ा है। ये दिखाता है कि वो किसी हवाई आदर्शवाद में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में जी रहे थे। सही कहा। वो जानते थे कि सदियों के गड्ढों को भरने में दशकों लगेंगे, सिर्फ 10 साल नहीं। और फिर आता है भाषण का वो हिस्सा जो शायद उस पूरी सभा में सबसे तीखा रहा होगा। जब उनकी आरक्षण की मांग को अलगाववाद का नाम दिया जाता है, तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब बहुत कठोर और सीधा था। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने 3 करोड़ आदिवासियों के साथ सदियों तक राजनीतिक अछूत जैसा बर्ताव किया, उनके मुंह से लोकतंत्र और एकता की बातें शोभा नहीं देती। लेकिन इसके बाद वो जो कहते हैं, वो एक वैचारिक पलटवार है, एक मास्टर स्ट्रोक। और वो क्या था? वो दावा करते हैं कि आदिवासी समाज इस देश का सबसे लोकतांत्रिक तत्व है। अरे वाह, ये तो पूरा खेल ही पलट दिया। मतलब आप हमें लोकतंत्र सिखाने आए हैं, पहले अपने समाज को तो देख लीजिए। ये सुनने के बाद तो सदन में सन्नाटा छा गया होगा। यकीनन। वो तर्क देते हैं कि आदिवासी समाज में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबको बराबर माना जाता है, सबको बराबर मौके मिलते हैं। वहां जाति पाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो एक तरह से कह रहे थे कि मुख्य धारा के जिस जाति आधारित समाज ने हजारों साल से सिर्फ असमानता को बढ़ावा दिया है, उसे आदिवासी समाज से लोकतंत्र सीखना चाहिए, ना कि उसे सिखाना चाहिए। ये स्थापित धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि लोकतंत्र सिर्फ पश्चिमी या मुख्य धारा के समाज की देन है। वो कह रहे हैं कि समानता और लोकतंत्र की जड़ें तो हमारे अपने देश के आदिवासी समाज में है, आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। ये एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा और क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि आप हमें लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए, पहले अपने समाज की सदियों पुरानी अलोकतांत्रिक व्यवस्था को देखिए।
और इस एक तर्क से उन्होंने अलगाववादी होने के आरोप को खारिज कर दिया और खुद को लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में पेश किया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि आरक्षण कोई रियायत नहीं, बल्कि एक कर्ज की अदायगी है, 6000 साल पुराने ऐतिहासिक कर्ज की। ये सोच ही पूरे आरक्षण बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रतिनिधित्व को सिर्फ अच्छी नीयत या उदारता पर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे व्यवस्था का हिस्सा बनाना पड़ता है, उसे एक संरचनात्मक गारंटी देनी पड़ती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि लोकतंत्र और समानता के विचार कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो इसी देश की मिट्टी में, आदिवासी समाज की परंपराओं में गहरे तक मौजूद हैं। ये भाषण हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये बहसों, असहमतियों और उम्मीदों का एक जिंदा दस्तावेज है। और इसमें उठाए गए सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रतिनिधित्व का सही मॉडल क्या हो, ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई कैसे की जाए, और एक सच्चे समावेशी लोकतंत्र का मतलब क्या है। ये सवाल 75 साल पहले भी थे और आज भी हमारे सामने खड़े हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। वक्ता ने तर्क दिया कि जाति पर आधारित समाज की तुलना में आदिवासी समाज स्वाभाविक रूप से ज्यादा लोकतांत्रिक है। ये ऐतिहासिक नजरिया भारत में लोकतंत्र की हमारी आज की समझ और उसके कामकाज को किस हद तक चुनौती देता है, इस पर सोचिएगा।